पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो ये जो बने थे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था उसके 3 जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह। और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे वो, और यहां पर आए थे, और उसमें यहां पर एक उद्घाटन करने के लिए यहां पर कार्यक्रम में नहीं अस्पताल का नहीं, उनका उद्घाटन करने आए थे जेपी का, तो यहां पर आए थे। और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, कह रहे बापू इतने बड़े नेता हैं, हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहां चले गए। आज जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है, और उसी समय हम इस बात को समझे। और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। आप समझ लीजिए कि हम चले गए श्रद्धेय मधु लिमय जी से, और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि उन्होंने हमको कहा, तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, जो तुम अब करो इसके बारे में तुम आगे बढ़वाओ, बात करो। और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, और उनको भी हमने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अब बाद में हम उनको तो कह दिए, बाद में वो कहे कि अरे भाई शुरू हो गया है इसलिए अब इस बार पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हुआ। लेकिन आप जान लीजिए कि उसी समय से जाति आधारित जनगणना की बात, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 1990 में, ये 1990 कह रहे हैं, 1930 में जब ये सब शुरू हुआ था तो अंग्रेज ही राज कर रहा था उस समय, तो यहाँ का शुरू हुआ था। तब पहला बार जो हुआ था तो जाति आधारित जनगणना हुआ था, और कुछ दिन के बाद हुआ था। अब बाद में फिर जाति आधारित बंद हो गया, और उसके बाद ये फिर हुआ कि नहीं जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे, और उसी के आधार पर आपको याद है ना, यहीं पर पास हुआ जब आप ही थे ना स्पीकर साहब वहां बैठे हुए थे, तो 19 में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए, और सर्वसम्मति से हाउस से पारित हुआ। तो हम लोगों ने सेंटर को भेजा, दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और दूसरी बार फिर 20 में भी, तो दोनों हाउस से पारित होकर के भेजा गया। लेकिन अभी जनवरी की बात है, 20 की जनवरी फरवरी की, तो उसी समय बजट के टाइम, तो हम लोग तो शुरू से नहीं तैयार थे जी। अब बाद में फिर याद करिए कि हम लोगों ने तो 20 में तो आ गया कोरोना, तो शुरू नहीं हुआ, तो 21 में फिर हम लोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होबे न करेगा, ये मैंने जनगणना तो होगा ही ना, जाति आधारित की बात तो नहीं, जनगणना होगा। तो हम लोग रिक्वेस्ट करें, तो याद करिए ना कि हम लोग फिर 9 पार्टी के लोग बात किए आपस में 21 में, और आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं ठीक है। तब फिर हम लोगों ने केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए, तो उन्होंने 3-4 महीना के बाद समय दिया। हम लोग मिले, हम मिल करके सब लोग न गए थे जी, आज सब तो साथ ही थे, तब भुला गए। आप लोगों में से किसी को मौका नहीं मिला। अरे मौका किसको मिला? जो दूसरा पटिया से ज्वाइन कर लिया था उसी को दे दिया। हमने कहा है कि बेचारे को उतना मालूम, कहना बोले, उसको भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी बोला कि नहीं होना चाहिए। और सब लोग बोले, ये लोग सब थे विपक्ष में थे, हम लोग तो इधर थे, आप भी इधर थे, और उस समय जाके उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, और अंत में बाद में वो कहे कि नहीं साहब जो होगा नहीं अभी। एक बात ऐसे ही जनरली कह दिया गया कि भाई अपना राज्य में करना है, तो अगर उस समय की बात है भूलिएगा मत,
अभी चला जाता है कोर्ट में, कौन जाता है? खोजना ना चाहिए कि ये जाता है कोर्टवा में। याद करिए ना भाई, उसी समय बात हुआ, तब हम लोगों ने फिर मीटिंग किया 9 पार्टी का कि हम लोग करेंगे, तो सबकी सहमति हुई। और जनगणना, जाति आधारित जनगणना तो केंद्र का था, तो हम लोगों ने कहा कि जनगणना का तो पावर उनको है, तो हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना नहीं, उसमें भी सब कह रहा था, तो कह रहे जनगणना तो करेगा केंद्र, हम लोग तो गणना की बात किए। तो एक एक बात कह करके हम लोगों ने सफाई दी थी, और उसी आधार पर सबके राय से आज जो काम शुरू कर दिया, क्या बोलिए। और उसी आधार पर जो हुआ, फिर अलग अलग भी हो गए, अलग बात है, लेकिन सबकी सहमति से हुई है। और उसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया गया, उस सबकी ट्रेनिंग हुई, और उसके आधार पर उन लोगों ने काम करना शुरू किया है, और उसी के आधार पर हुआ। और वो जब चल रहा था तो बीच में कोई कोर्ट में कर दिया, तो जनवरी याद करिए, इसी साल के जनवरी में सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि जितने लोगों का बिल्डिंग है, घर है, उस सब के घर पर जाकर के एक एक जगह देख करके और सब में लिख करके दिया, बात किया कि आप लोग कौन कौन हैं, और वहां पर एक एक चीज लिख किया। और उसके बाद फिर और भी पूरा जब एक जगह से निकला, तो और भी पूरा अपना मीटिंग करके उन लोगों ने आपस में विचार करके और इसका काम 4 महीने के बाद शुरू किया। और कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए, और समय दे दिया गया, और उसको उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और जब काम शुरू हो रहा था, काफी तेजी से काम हो रहा था, तब तक वो कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने इसको रोक दिया। लेकिन कुछ महीना के बाद कोर्ट में फिर हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि ना, ये हम राज्य सरकार को अधिकार है, कोई बात नहीं, हम नहीं इंटरफेयर करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया। तो काम शुरू हो गया। और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और समय बहुत आगे का दे दिया है। बोलिए, कई महीना के बाद इस बीच में पूरा काम शुरू हो गया। तब पूरा काम जब शुरू हो गया, तो जो भी जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी रिपोर्ट्स आए, तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर हम लोग सुन रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और सीधे तौर पर आपको बता दें, जो आरक्षण का दायरा है, प्रस्ताव रखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 से 65% बढ़ाने की, और यह भी कहा बीजेपी को कि आप भी उस वक्त समर्थन कर रहे थे इसको लेकर। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, तो अब उसको कितना बचा, 28% न बचा। और अपर कास्ट में तो आप जानते हैं कि अभी 2 साल पहले केंद्र सरकार में किया कि उनके पिछड़ेपन को 10% करेंगे, तो हम लोगों ने तुरंत स्वीकार किया, और 10% हम लोग भी यहां कर रहे हैं। तो 50% है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का 60%, और बाकी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो। और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया, उसको स्वीकार किया गया। तब तो अपर कास्ट में 10%। तब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है। तो अभी जो है कि 28% बचा है, तो इसीलिए अब जो कुछ भी है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 65-64% है, जो बता दिए अभी आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना। सुनिए, बढ़े ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है, तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10%, सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का
पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब इसके बाद जो है ना, सुनिए ना, बाद में हम आएंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज है, अब जो आपको बता ही दिए हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारने का, ये तो हम संख्या बढ़ा दिए कि कुल कितनों को जगह मिलनी चाहिए रिजर्वेशन का, 50 को बढ़ा के 65 की बात हुई। आप आर्थिक स्थिति की बात ये आप लोग किए ना है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए 65 पहले ही बता दिए हैं, 25.09% सामान्य वर्ग के हैं, 33.16% पिछड़ा वर्ग के, और 33.58% अति पिछड़ा वर्ग के, और 42.93% अनुसूचित जाति तथा 42.70% अनुसूचित जाति वर्ग के लोग गरीब हैं। हम पहले ही बता दिए हैं। तब सभी को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार है। इस सब को मिला करके देखिएगा, इतना प्रतिशत है, 94 लाख बहुत ही गरीब परिवार, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, और अनुसूचित जाति जनजाति और हिंदू मुस्लिम सबको, इस सबको मिला करके इतना। तो शुरू से ही विकास में अनेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। अब विशेष योजनाओं का काम चल रहा है। अब जाति आधारित गणना में लगभग सभी जातियों के 94 लाख परिवार गरीब हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं। अब आप सोच लीजिए, कोई रोजगार नहीं उनके लोगों को। बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, अब इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, तो उनको तो कुछ मदद करना है ना भाई। तो हम यही कह रहे हैं। एक चीज और कि आप उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध करा देंगे, माने मुफ्त में उनको 2 लाख रुपया का मदद दिया जाएगा हर परिवार को, ताकि कोई काम करो। जितने लोग भी हैं, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड कोई हो, तो जितने भी हैं 94 लाख गरीब परिवार, इन सब के लिए हर परिवार को कम से कम 2 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको मदद की जाएगी, ताकि वो कोई ना कोई काम करना शुरू करे। एक हम लोगों का हमारा विचार है। और दूसरी बात है कि 63,850 परिवार के पास रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है। उन सभी को अभियान चलाकर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या करना पड़ेगा? अभी तो देखिए ना, जो भी होता है उसको जमीन खरीदने के लिए 60 रुपए देते हैं, 60,000 रुपया। तब हम सोच रहे हैं कि सबका बन नहीं रहा है, तब उनको जमीन खरीदने के लिए 60,000 की जगह पर 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग दें सरकार की तरफ से, और घर उसको बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाता है, 1,20,000 दे दिया जाएगा। तब जानते हैं कि बहुत लोग अपना घर बैठे। अरे नहीं सब बात, अरे ये सब बात नहीं है। अरे हम तो बेटे, अरे वो सब तो अलग चीज है। तो जो पाया गया भी, अरे सुनिए ना, एक मिनट बात सुनिए। जो पाया गया, तो अब यही सोच रहे हैं कि उन सब लोगों को जमीन के लिए 60,000 खरीदने के लिए 60,000 रुपया से बढ़ा के 1 लाख रुपया का मदद कर दिया जाए। आप सबको 1 लाख कर देंगे, और बाकी जो 1,20,000 बनाने के लिए है, तो अभी कह रहे हैं अरे आगे और जरूरत पड़ेगा तो आगे जो भी बढ़ाना हो। अब एक और चीज है, उपरोक्त दोनों, अब सुनिए ना, 1 मिनट, आप लास्ट हम बोल रहे, 1 सेकंड में सुन लीजिए ना। अगर ये दोनों चीज आपको बता दिए कि ये किया जाएगा, तो आपको हम बता दें। हमने एक आंकड़ा, एक चीज हम देखे और खुद सोचे, तो उसमें हमने देखा कि 2,50,000 करोड़ रुपया लगेगा। तो 2,50,000 करोड़ रुपया
यानी दोनों कामों के लिए कह रहे हैं। कि दोनों कामों के लिए जो भी हम बोले उसको मदद करेंगे तो 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको 5 साल के अंदर हम लोग पूरा कर दें ताकि 50,000 रुपया दें। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम सबसे आग्रह करेंगे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो आपको और मदद होगी। तब 5 साल नहीं लगेगा, तब 2-2.5 साल में सबका हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये तो कह रहे हैं। तो इसीलिए राज्य के महिलाओं के जीविका स्वयं, अब एक और बात हम बताते हैं। अरे राज्य के महिलाओं के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह तो हम लोग बताए हैं और उसकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है। तब हमारी इच्छा है कि अब शहरी क्षेत्र में भी हम लोग जीविका से ही जोड़ रहे हैं, तो उसी को जोड़ रहे हैं। और बाकी और भी हर जाति में गरीबी है, तब सबको प्रेरित किया जाए। और चाह रहे हैं कि अब जो हमारा 10 लाख से ज्यादा है ये जीविका स्वयं सहायता समूह का, अब उसको कम से कम 1.5 लाख और बढ़ा दें बहुत जल्दी। अब कुल मिलाकर के जो जीविका दीदियों की संख्या है 1,30,00,000, तो ये बढ़ के 1,50,00,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। तो कितना ज्यादा खुशी है, तो इतना ज्यादा सब जीविका दीदियां बन करके और अपने परिवार का, तो सब तरह का घर बनाने के लिए भी दे रहे हैं, वो कोई घर अपना काम करे उसके लिए भी दे रहे हैं। और उसके अलावे हम कह रहे हैं परिवार में जो जीविका से जुड़ जाएंगी तो उनको भी मदद मिले, तो ये भी एक हम सोच रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी भी जो दिया जाता है सतत जीविकोपार्जन योजना, शांति बनाकर एक अलग हम करवाए ना, बोल रहे हैं। एक तो जीविका दीदियों के अलावे एक सतत जीविकोपार्जन योजना जो शुरुआत, अरे बेटे सुनिए, बेटे अरे सुन लीजिए ना, बाद में कहिएगा ना, सबका सुनेंगे। अरे सतत जीविकोपार्जन योजना जो हम लोग बनाए, तो सतत जीविकोपार्जन योजना का जो बनाए हैं, तो अब तक 1,65,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। तब इसमें हम लोग मैक्सिमम मदद उसको 1 लाख रुपया का करते हैं। अगर 2 लाख रुपया का मदद कर देंगे तो इससे और ज्यादा संख्या जो गरीब गुरबा परिवार का है, मतलब आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह के अलावे सतत जीविकोपार्जन योजना का भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जाति आधारित गणना में, अब सुनिए ना, पंचायत का बात आपको लास्ट में बता रहे हैं। अरे सुनिए ना, वैसे सुनिए, आप एक लास्ट बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप इस जाति आधारित गणना में वैसे पंचायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई का स्तर राज्य के औसत से कम है। साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इन पंचायतों में विशेष अभियान चलाएगा। आप जो बोल रहे थे पंचायत का, तब पंचायत का भी करेंगे। अरे सुनो ना बता, तो इसीलिए हम इतना बात आपको बता दिए। माननीय सदा शांति बनाइए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अब इसके बाद आप बैठ जाइए, सुनिए। अब हमारा विश्वास है, लीजिए। अब जितना बात हमने आपको बता दिए, तो हमारा ये विश्वास है कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी के आधार पर खाली जाति गणना नहीं कराए हैं, बल्कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन